ट्रेडेबल यानी जिस रेंज में ट्रेड हुआ है उसकी हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करते हुए। अब यहाँ से अब हम बिग मार्केट वॉइसेस की CNBC आवाज़ की कड़ी की तरफ रुख करते हैं। आज इस क्रम में हमारे साथ श्री राहुल भुस्कुटे, CIO भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के जुड़ चुके हैं। राहुल जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और इंडस्ट्रीज आज ऑल टाइम हाई पे, निफ्टी नया शिखर छुआ। अभी एक रिस्क एलिमेंट जो था बाजार के आगे, उसको आई थिंक समहाउ हमने अब नेविगेट करके हम आ ही चुके हैं। सरकार का गठन हो चुका है, फ्लोज डोमेस्टिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और पिछले 10 दिन में राहुल जी हमने देखा कि FIs का पार्टिसिपेशन में मार्केट्स में काफ़ी ठीक ठाक रहा है। सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर विद कैश इन्फ्यूज। अभी बाजार यहाँ से लेकर बजट तक आपको लग कैसा रहा है, और अभी कोई हाल फिलहाल में कोई और रिस्क एलिमेंट नजर आ रहा है आपको? धन्यवाद वीरेंद्र, और नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को। आपने मार्केट की बात कही, सही बात है। मार्केट टॉप पे पहुंच गया है, सब इंडिसेस टॉप पे हैं। और ये बहुत जस्टिफाइड है क्योंकि क्लियरली फ्लो ड्रिवन मार्केट है, और फ्लो जब तक चलती रहेगी, ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर की, रिटेल इन्वेस्टर की, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की डोमेस्टिक, तब तक ये मार्केट ऐसा ही रहेगा। वहां पे सिप का डेटा बड़ा अच्छा है, पेंशन का डेटा बड़ा अच्छा है जो फ्लोज का मार्केट में आ रहा है। और FIs, अभी आप कह रहे थे कि थोड़ा शॉर्ट कवरिंग हुआ है, बराबर है, थोड़ा शॉर्ट कवरिंग हुआ है FIs से। पर लास्ट 2.5 साल से FIs ने कुछ खरीदा नहीं है मार्केट में। अगर मैं साल का $20 बिलियन भी सोचूं तो $50 बिलियन की गैप है जो FIs भर सकते हैं। उसके बावजूद मार्केट स्ट्रांग है, इसका मतलब मार्केट में रेजिलियंस बहुत है, और ये तब तक चलती रहेगी जब तक फ्लो अच्छा रहेगा। अब से बजट तक कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रिगर नहीं दिख रहा है। मैं ये कहूंगा कि जब भी बहुत कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है मार्केट में, जब लगता है कि कुछ खराब नहीं होने वाला है, सब ठीक है, तब सबसे बड़ा रिस्क पॉइंट होता है। पर अब से बजट तक ऐसा कोई पॉइंट दिख नहीं रहा है कि जो कि निगेटिव ट्रिगर पॉइंट बन जाए मार्केट के लिए। बजट मार्केट जरूर देखेगी, बजट में क्या है, बजट में क्या प्रोविजंस हैं, क्या अच्छी चीजें हैं, क्या चीजें हैं जो मार्केट नहीं चाहेगी। तो उसी के बेसिस पे आई थिंक नेक्स्ट ट्रिगर आएगा मार्केट के लिए। अच्छा राहुल जी, एक चीज़ यहाँ पे, क्योंकि जब इस सरकार का गठन हो गया, थोड़े बहुत आई थिंक जो कोalition गवर्नमेंट होती है उस पर डाउट्स होते हैं कि उसकी अब उसमें जो कोalition धर्मा को निभाने के लिए किस किस को क्या मंत्रालय दिए जाएंगे। लेकिन की पोर्टफोलियो थे वो BJP ने अपने पास रखे। पॉलिसी कंटिन्यूटी जो है वो मेरे लिए क्या मीनिंग है उसका? इस बाजार ने पिछले 2 साल में बहुत पैसा बनाया, डिफेंस पे, PSU बैंक्स पे, रेलवे स्टॉक्स पे। क्या इन थीम्स पे भी अभी भी रिलाय करना अच्छा रहेगा? कोई डाउट करने का कारण है आपके पास? तो इसमें आपने 3 बात कही वीरेंद्र जी। तो इसमें सबसे पहली बात है कोएलिशन गवर्नमेंट। तो ये हमने इसके पहले 2 जो सत्र थे, या जो दो इलेक्शन थे, उसमें हमने मेजॉरिटी गवर्नमेंट देखी है। बट उसके पहले इंडिया में कोएलिशन गवर्नमेंट रही है। और दुनिया भर में आप देखो, बहुत देश ऐसे हैं इंक्लूडिंग डेवलप्ड कंट्रीज जहां पे कोएलिशन गवर्नमेंट सक्सेसफुली रन करती है। तो मेरे ख्याल से कोएलिशन गवर्नमेंट एज ए कंसेप्ट से डरना नहीं चाहिए मार्केट को। हाँ, मार्केट की पोजीशनिंग मेजॉरिटी वाली थी, तो हो सकता है कि पहले दिन मार्केट ने थोड़ा रिएक्ट किया, बट उसके बाद मार्केट ने भी ये समझ लिया। और मैं ये पहले भी मैं कहता रहा हूँ कि अल्टीमेटली मार्केट को ये मैटर करेगा कि पॉलिसीज क्या है, और पॉलिसीज के चलते कंपनीज के रेवेन्यूज और अर्निंग्स क्या है और ग्रोथ क्या है। तो वो तो पहला पॉइंट है कोएलिशन गवर्नमेंट पे। दूसरा पॉइंट है आपका कि जो पॉलिसी कंटिन्यूटी थी, तो उसमें भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री वही हैं, एंड सब मिनिस्ट्रीज उन्हीं को गई है जो पहले मिनिस्टर्स थे लार्जली। तो ये एक सिग्नल अगर माने मार्केट, तो सिग्नल ये है कंटिन्यूटी वाला। जो स्पेसिफिक पॉइंट्स थे जिसके कारण मार्केट ये गवर्नमेंट को और बजट्स को थम्स अप दे रहा था, वो ये था कि केपेक्स साइकिल, गवर्नमेंट केपेक्स एक बहुत बड़ा इंजन होता है ग्रोथ का किसी इकोनॉमी का। और डिमांड जो इंडस्ट्रियल गुड्स की रहती है या इंजीनियरिंग की कंपनीज की रहती है, वो सब उस पर काफी निर्भर करती है। मेरे तो ख्याल में उसी पर सभी का फोकस आगे रहेगा। आई एम सॉरी, मैं आपका इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन इस हफ्ते जो हमने 23,481 आई थिंक कल ही उस लेवल को छुआ था, कल हिट किया था, उस लेवल को पार कर दिया है। बट आज तक कल एक चीज हुई थी, कल ये जो लेवल था ना, ये टेक्निकली हिट नहीं हुआ था क्योंकि कल ओपन हाई सेम था। तो कल उस लेवल पे ट्रेड नहीं हुआ था। कल जो ट्रेड हुआ था उसका इक्विलिब्रियम जो था वो 23,450 के आसपास था जी।
तो उस हिसाब से आज जो ये नया हाई लगा है ना, आज ये टेक्निकली सेलिब्रेशन वाला नया ऑल टाइम सही मायने में आज सही मायने वाला ऑल टाइम हाई है। और इवन वो जो 2 3 4 5 6 जिसकी मैं बात लगातार कर रहा था, कल बहुत लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे थे, लेकिन मैंने कल उसको माना नहीं। आज का मैं मानता हूँ कि आज उस नंबर पर हम टिके और आज उसके ऊपर हम ट्रेड कर पाए। और एक चीज़ मैं फिर लोगों को बोल रहा हूँ कि ये तो सिर्फ एक नंबर है, जस्ट एक नंबर है। 23,456 हो गया, 23,500 हो गया, 24 हो गया। मेरे ख्याल से तो अब एक अगला फॉर्मूला आपको निकालना है ना, जैसे 2 3 4 5 6 है, अगला हो जाएगा 3 4 5 6 7, फिर हो जाएगा 4 5 6 7 8। तो ये इस तरीके से हमारी मार्केट आगे बढ़ती रहेगी। आज मैंने मनीष चौखानी का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि एक पॉइंट टू पॉइंट इंडियन मार्केट हर 10 साल में ट्रिपल होती रहेगी। तो अब अगर हम 23,500 पर हैं, अगर आप 10 साल का व्यू ले रहे हैं, 10 साल में हम 70,000 पर होंगे, और उसके बाद 20 साल में हम 2,10,000 पर। वो जब कंपाउंडिंग होती है तो वैसे ही होती है ना। हाँ, तो वो उस हिसाब से अब आप सोचिए कि अगर 2,10,000 के लिए आप अप्रोच कर रहे हैं मार्केट को, जब हमने अपना करियर शुरू किया था निफ्टी में 2003 में 2003 में, तब निफ्टी कहाँ था, 1,000 पे था। उसके मुकाबले 20 गुना हो गया ना, तो यहाँ से आराम से 20 गुना होगा मार्केट। लेकिन वहाँ तक बने रहने के लिए उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा। लेकिन आज का ब्रेकआउट बहुत शानदार है। और एक चीज़ है, अब मुझे लग रहा है कि वो 23,500 कॉल राइटर अब पैनिक करेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बंद हो गए, जो शो की शुरुआत में बात की थी कि मार्केट के लिए बेस्ट केस आउटकम होगा हम 23,490 के करीब बंद हो जाएं, हाँ। उसके बाद एक ट्यूसडे को गैप अप मिल जाए जो आपको उस लेवल को क्रॉस करा दे। तो क्लियरली तो जो लोग कह रहे थे कि कैप आउट होने वाला है, उसको बाजार अब पुश करता हुआ दिखाई देगा साइडलाइंस पर। या तो आप अपनी पोजीशन कवर करें या फिर आप इसे उल्टा फेर लें। अच्छा, कांग्रेचुलेशंस आपको भी राहुल। अब ऐसे आई एम श्योर आपने कई हाईज देखे, बट सवाल यही उभर कर आता है फिर जब इतना कन्विक्शन मार्केट में दिख रहा है। अब हमने जो पॉजिटिव्स गिने थे उसी स्क्रिप्ट पर वो डिलीवरीज भी आने लगी है, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रंट पर हो, जो कैबिनेट बना है उस लिहाज से। अब यहाँ से अगर पैसा बनाना है तो आप लोग इस समय कहाँ पर ज्यादा कन्विक्शन के साथ पैसा कमिट कर रहे हैं? क्या वो थीम होगी, क्या वो सेक्टर होगा, स्टॉक होगा जहां पर बड़ा पैसा बनेगा? श्योर। तो ये लेवल पे मार्केट की ये लेवल पे वही थीम्स चलेंगी जहां पे ग्रोथ हाई है या ऑर्डर बुक ज्यादा है। जहां पे ग्रोथ नहीं है वो अभी नहीं चलेंगी थीम्स। तो उस हिसाब से हमको क्या अच्छा लगता है, केपेक्स गुड्स, जो कंपनीज इंडस्ट्रियल गुड्स बनाती हैं, इंजीनियरिंग कंपनीज, बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज, क्योंकि रियल एस्टेट का साइकिल काफी 3 साल से चल रहा है, तो बिल्डिंग मटेरियल की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। उस हिसाब से बिल्डिंग मटेरियल जो टाइल कंपनीज है, पाइप कंपनीज है, वुड पैनल प्लाईवुड कंपनीज हैं, वो हमको अच्छा लगता है। पावर सेक्टर, डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी अ बिग गैप इन पावर डिमांड वर्सेस सप्लाई। तो पावर डेफिनेटली इज अ सेक्टर टू लुक आउट फॉर, उसमें भी अच्छी ग्रोथ दिखेगी। तो ये 4-5 सेक्टर तो डेफिनेटली मुझे लगता है अच्छा है। दूसरे जो सेक्टर्स हैं जिस पे ध्यान देना चाहिए, जो अब तक बढ़े नहीं हैं, वहां पे शायद स्पेसिफिक ट्रिगर्स लगेंगे, बट हमारे 3 बड़े जो इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, प्राइवेट बैंक्स, आईटी और एफएमसीजी कंपनीज, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। बट हो सकता है उसमें अभी इमीडिएटली ना जाए, एक्यूमुलेट करते रहें। इनफैक्ट आपकी जो पहले वाली थीम थी ना, चाहे वो पावर हो या फिर कैपेक्स वाली थीम्स, उसमें भी कहीं ना कहीं डोमेस्टिक कंजम्पशन वाली ही थीम उभर कर आएगी, राइट राहुल जी? वही ड्राइव करने वाली अब सेंटिमेंट को। तो भारतीय एक्सा में तो हमारा क्लियर ये है कि हम लोग लोकली बुलिश हैं और ग्लोबली कॉशियस हैं, क्योंकि ग्लोबली पिक्चर बहुत अभी कंफ्यूजिंग है। तो उसके हिसाब से जो भी ग्लोबल सिक्लिकल हैं, जहां पे भी ग्लोबल डिमांड, ग्लोबल इकोनॉमी के कारण चीजें इंपैक्ट होती है, वहां पे हम लोग थोड़े कॉशियस हैं। बट डोमेस्टिक जो आपने कही बातें, वो एकदम बराबर हैं। जो डोमेस्टिक स्टॉक्स है, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी है, केपेक्स स्टोरी, अभी केपेक्स चल रही है, बट मुझे कोई डाउट नहीं है कि अगले 1-2 साल में डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी का एक इंजन भी चालू हो जाएगा। तो उसके जो प्लेस हैं, वहां पे मुझे लगता है सबसे अच्छी तरह से पोजिशनिंग होनी चाहिए आजकल। तो क्योंकि आप ग्लोबल कॉशियस हैं, फिर टेक्नोलॉजी पे कॉशियस है और साथ ही फार्मा पर भी कॉशियस हैं क्या? तो आपने 2 जो सेक्टर कहे हैं, दोनों ग्लोबल सेक्टर है, बट दोनों में नुआंस्ड अलग अलग है व्यू। आईटी कंपनीज का मार्केट, यूएस का, एक्चुअली दोनों सेक्टर आप देखें तो यूएस एज अ मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों सेक्टर्स के लिए। और एक्चुअली यूएस एज अ मार्केट दोनों सेक्टर के लिए अलग अलग चीजें ऑफर कर रहा है। आईटी में क्लियर चैलेंजेस हैं वहां पे राइट नाउ। जो कंपनीज के ऑर्डर बुक्स हैं, उनकी ग्रोथ अगर आप देखें तो चैलेंजिंग रही है। उसके चलते कंपनी की आप देखिए बेंच स्ट्रेंथ भी देख लिए, तो बेंच स्ट्रेंथ भी इन लोगों ने काफी कम की है। यूटिलाइजेशन रेट 85% है।
तो मेरे हिसाब से तो जब तक यूएस में क्लैरिटी नहीं आएगी, और वो तभी आएगी जब यूएस फेड रेट कट करने लगेगा, इंटरेस्ट रेट्स, यूएस फेडरल रिजर्व, और तभी आईटी स्टॉक्स को एक ट्रिगर मिलेगा मूव अप करने का। हो सकता है उसके पहले नैस्डैक में मूवमेंट आ जाए और उसको देख के इंडियन आईटी कंपनीज के स्टॉक्स भी अच्छे करने लगे। फार्मा ऑन द अदर हैंड, फार्मा में एक्चुअली यूएस में बड़ा अच्छा सिचुएशन बन रहा है, जहां पे डिमांड अच्छी है, ड्रग शॉर्टेज है, और प्राइसिंग लेवल्स का अच्छा स्कोप है वहां पे। तो जो अमेरिकन फुटप्रिंट वाली फार्मा कंपनीज है, इंडिया की कंपनी जो एक्सपोर्ट कर रही है यूएस को, वहां पे हम लोग पॉजिटिव हैं एक्चुअली। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए राहुल, थैंक यू सो मच। चलिए अब